हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सबों के साथ जुड़ने का प्रयास करता हूं। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं। देखिए, लुसेंट में जो विश्व भारत की इतिहास दी गई है, यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। विश्व के इतिहास के बारे में हमने 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका है। ये तीसरा नंबर वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से 2-3 टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले मैंने 2 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ये पार्ट 3 के नाम से विश्व यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात होगी। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी, या बीपीएससी के लिए हो या बिहार एसएससी के लिए हो। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षा के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं समय को न लेते हुए। 10वां नंबर टॉपिक है। 9 नंबर टॉपिक तक हम लोगों ने चर्चा कर दिया है और ये 10वां नंबर टॉपिक है। चीनी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। चीनी क्रांति क्या थी, चीनी क्रांति के विषय में जो जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहला जो पॉइंट दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था। चीनी क्रांति 10 नंबर टॉपिक है। 14 टॉपिक के बारे में पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक डॉक्टर सन्यात सेन थे। चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1911 में। उसके नायक कौन थे? तो डॉक्टर सन्यात सेन को जाना जाता है। सन्यात सेन थे। 1905 में सन्यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू राजवंश के शासन को समाप्त करना है। चीन में पहले मंचू राजवंश का शासन चलता था और उसी को उखाड़ फेंकने के लिए सन्यात सेन ने तुंग मेंग नाम की दल बना दी 1905 ईस्वी में। और 1911 होते होते ये राजवंश को ख़त्म करके सन्यात सेन अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 को सन्यात सेना अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि पूरी तरह से 1911 में इसको हटा, मंचू राजवंश को पतन करके, मंचू राजवंश को भगा के डॉक्टर सन्यात सेन अपने 29 दिसंबर 1911 को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कोविनेट लिंग सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर सन्यात सेन को माना जाता है। कोविनेट लिंग सोसाइटी की स्थापना सन्यात सेन था। 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, यानी कि चीन में जो गणतंत्र शासन की व्यवस्था की पद्धति शुरू की गई 1911 के क्रांति के बाद ही शुरू कर दी गई। उस समय उससे पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजवंश का शासन था, जो कि मंचू राजवंश के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है। आगे देखते हैं क्या है। युआन शी काई के समर्थन में डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी नेतृत्व वापस ले ली। वहाँ का एक राजा हुआ करता था, जिससे कि उन्होंने अपना नेतृत्व को वापस ले लिया। 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है किसने किया था, तो 1912 में डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा किया गया। डॉक्टर सन्यात सेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका नाम कहीं कहीं डॉक्टर सन्यात सेन के भी लिखा गया है। तो 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए उस पार्टी के गठन के लिए सेन ने, यानी कि डॉक्टर सन्यात सेन ने माइकल बोर्दिन को आमंत्रित किया था। ठीक है, देखिए आ गया ना प्रश्न। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना का संगठन के लिए जनरल गैलन को चुना था। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। इसी तीनों सिद्धांतों के ऊपर इनका पूरी तरह से इनका पार्टी चलता था और इनकी व्यवस्था चला करती थी: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिससे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ये शेख मुजीबुर रहमान है। उसी तरह से जो चीन के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, वो डॉक्टर सन्यात सेन को जाना जाता है। तांग वंश के बारे में थोड़ा सा दी गई है, ये समझते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाहों द्वारा प्रशासित होता था। अच्छी व्यवस्था हो सकती है क्योंकि देखिए, उस राजवंश की खासियत क्या थी कि प्रतियोगी परीक्षा लेने के बाद वो नौकरशाह जितने भी जो IAS अधिकारी हैं, PCS अधिकारी हैं, उनको नियुक्ति करके प्रशासित होता था। ऐसे भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षा लेने का जो शुरुआत है ना, चीन के द्वारा ही किया गया था।
डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु 1925 में हो जाती है। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। कुओमिंतांग पार्टी के बारे में एक बार प्रश्न ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चियांग काई शेक 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाल लेते हैं। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हो जाती है। 1927 में इनके मर जाने के बाद 25 में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। 26 में इसकी जो पार्टी है उस पार्टी का जो मुखिया हो जाता है चियांग काई शेक बन जाता है। 1987 में साम्यवादी लोग इस पार्टी से अलग हो जाते हैं और 1928 में गृह युद्ध शुरू हो जाती है, ठीक है। 1925 को हुनान में विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से-तुंग, ठीक है, माओ त्से-तुंग था। माओ त्से-तुंग अभी की जो वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी है, इस पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं माओ त्से-तुंग माने जाते हैं। माओ त्से-तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता की नानकिंग में संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की थी। देखिए, फार्मोसा पुराना नाम है, ठीक है ना। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की थी। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का स्थापना किया। बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का जो गठन है किसने किया था, तो चियांग काई शेक किया था। काहे के लिए, तो साम्यवादी लोगों को दमन करने के लिए। माओ त्से-तुंग का जन्म, यही बात को फिर से यहाँ, ठीक है, माओ त्से-तुंग का जन्म 1893 में हुआ था। चियांग काई शेक ने, वही बात को तो फिर से यहाँ पे लिखी गई है थोड़ा सा, हाँ, तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर दिखने को मिल रहा है। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की, ठीक है। यहाँ पे माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई। यानी कि माओ त्से-तुंग को माना जाता है कि जो भी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग को, जो वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग को जाना जाता है। इनके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र के पहले अध्यक्ष माओ त्से-तुंग थे। चीनी जनवादी गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीनी जनवादी गणतंत्र की राजधानी हुआन थी, ठीक है, सबसे पहली राजधानी हुआन थी। हुआन में ही जन्म माओ त्से-तुंग का हुआ था। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार को खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन का द्वार जो खुला है उस खुले होने का जो श्रेय है, पूरी तरह से काम है, वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हे है। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन है, तो जॉन हे था। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में माना जाता है। जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 1921 में मानी जाती है। तुर्की के बारे में देख लेते हैं, 11 नंबर टॉपिक है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को की जाती है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर देता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का संबंध तुर्की से है और प्रथम युद्ध के बाद तुर्की के बीच में एक संधि हो जाती है, जिस संधि को सेब्र की संधि कही जाती है। इस संधि कब होता है, 10 अगस्त 1920 को हो जाता है और मुस्तफ़ा कमाल पाशा इस संधि को मानने से इनकार कर देता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे आतातुर्क, तुर्की का पिता कहा जाता है, के उपनाम से जाना जाता है। जिस तरह से डॉक्टर सन्यास सेन को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, चीन के राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यास सेन, भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को माना जाता है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। उसी तरह से तुर्की के वर्तमान जो तुर्की आज हम लोग देखते हैं, तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की नाटो का सदस्य है और तुर्की के जो निर्माता के रूप में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। इसे उपनाम में आतातुर्क कहा जाता है। आतातुर्क का मतलब क्या हो जाता है, तुर्की का पिता कहा जाता है, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881 को सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था,
ठीक है, अली राजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति की गठन 1889 में यानी 1889 में किया गया था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया था। एक सेना के रूप में कमाल पाशा गल्लीपोथी के युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया था। 1919 में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लेजान की संधि हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1923 में तुर्की और यूनान के बीच में लेजान की संधि किसके बीच में हुई थी? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो 1919 में क्या था, तो अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और इसके बाद 1923 में तुर्की और यूनान के बीच में लेजान की संधि हो जाती है। 23 अक्टूबर 1923 को यानी कि तुर्की गणतंत्र घोषित कर दी जाती है। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर देता है। 20 अप्रैल 1924 को तुर्क में नए संविधान की घोषणा कर दी जाती है। तुर्क के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति का नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, यानी कि नए राष्ट्रपति के रूप में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही बनता है, जो कि आधुनिक तुर्की का निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या था? 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किया। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया। 1924 में तुर्क को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 सितंबर 1925 से लागू हुआ। आपको बता दें कि वर्तमान में जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगरियन कैलेंडर पर आधारित होता है, जिसकी शुरुआत वो 26 दिसंबर 1925 को लागू करता है। इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तुनतुनिया था, ठीक है ना, इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तुनतुनिया था। बहुत बार जब पुराने नाम पूछ जाते हैं ना, एक टॉपिक होता है कि पुराना जो देश है उसका नया नाम क्या है, तो ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तुनतुनिया है। 25 नवंबर 1925 को तुर्की ने टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि टोपी पहनने और औरतों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो जाती है। इटली में फासिस्टों का उदय, 12 नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली से हुआ था। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि फासिज्म के जनक किसे माना जाता है, तो मुसोलिनी को। इसकी जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी, तो इटली से हुई थी, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है, तो इटली की राजधानी देखिए यहाँ पे, हाँ एक चीज़ हम बताते हैं। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमगना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था, जिसकी स्थापना मिलान में की गई थी। मिलान एक जगह है, वहीं पे की गई थी। तो फासिस्टवाद के जनक, फासिस्टवाद दल का जो नामकरण है मुसोलिनी के द्वारा किया जाता है। और मुसोलिनी का जन्म 1883 में होता है। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। जैसे फ्यूहरर के नाम से एडोल्फ हिटलर को पुकारा जाता है, उसी तरह से ड्यूस उपनाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। फासीवादी राष्ट्रवाद के समर्थक कहे जाते हैं। मुसोलिनी को फासीवादी राष्ट्रवाद के समर्थक माने जाते हैं। फासीवाद दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे, यानी कि फासिस्टवादी जितने भी लोग थे वो काली कमीज पहनते थे। उन लोगों का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था। मुसोलिनी ने डियाज की सेना का अधिकारी नियुक्त किया गया था। मुसोलिनी ने डियाज को सेना के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। मुसोलिनी के द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद के अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्टवाद पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर अधिकार कर लिया। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण कर लेता है। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में करता है। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जर्मन में नाजीवाद का उदय। देखिए फासिस्टवाद के जो समर्थक था मुसोलिनी को कहा जाता है, और नाजीवाद का जो समर्थक है वो हिटलर को कहा जाता है, ठीक है। मुसोलिनी का क्या उपनाम था, तो ड्यूक्स था। और जो हिटलर का उपनाम क्या था, तो इसको फ्यूहरर के रूप में जाना जाता था।
जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वरोना नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। हिटलर बचपन से चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था। हिटलर ने जर्मन की तरफ से लड़ा था और युद्ध की अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, यानी कि अच्छी तरह से युद्ध में लड़ा था और इसे आयरन क्रॉस भी प्राप्त हुआ था। अब आइए देखते हैं। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिज्म जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया था। धीरे धीरे हिटलर को फ्यूहरर यानी नेता बन गया। ठीक है, नेता बन गया। 1923 में हिटलर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मैन कैम्फ की रचना की। हिटलर की आत्मकथा बहुत बार पूछा जाता है, मैन कैम्फ किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की है। कहाँ लिखा था? तो ये जेल में बैठ के ही लिखा था। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दी जाती है। जेल से रिहा होने के बाद अपने दल में फिर से संगठित किया और स्वास्तिक का प्रतीक रूप ग्रहण किया। तो स्वास्तिक का जो प्रतीक चिन्ह है ना, जैसे हम लोगों का जो स्वास्तिक है, वहाँ का स्वास्तिक में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है और उसी स्वास्तिक के रूप में लेकर अभी विवाद बीच में चल रहा था, जो कि यहाँ पे बिहार की विधानसभा में जो स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जाता था, उस चिन्ह का नाम हम अभी भूल रहे हैं, कभी हम फिर चर्चा कर देंगे आपको उसको। स्वास्तिक जो कि हम लोगों का हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पवित्र चिन्ह माना जाता है। ठीक, तो उस स्वास्तिक, वहाँ की जो स्वास्तिक है थोड़ा सा अपने स्वास्तिक से अलग है, उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में मान लेता है हिटलर। 1932 में चुनाव में हिटलर ने नाजी पार्टी को 230 सीट प्राप्त होती है, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर देता है, यानी कि सीट नहीं आने के बाद भी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हिडेनबर्ग 30 जनवरी 1933 को चांसलर नियुक्त कर दी जाती है, चांसलर मनोनीत कर ली जाती है। अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु के पश्चात चांसलर और राष्ट्रपति पद दोनों मिलाकर एक कर दी जाती है और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन जाता है। यानी हिटलर जो जर्मनी का पूरी तरह से नायक बन जाता है, वहाँ का जो भी है हिटलर ही हो जाता है। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी का प्रचार प्रसार कार्य गोएबल्स संभाला करता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को की जाती है। हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मन में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई की संधि के निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की और पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। वर्साई की संधि में इसे बताया गया था कि ये पूरी तरह से यहाँ पे हथियार नहीं बनाएगा, निशस्त्रीकरण पूरी तरह से कर देगा, लेकिन इस संधि को तोड़ के उसने फिर से 1935 में ये संधि तोड़ा और जर्मनी में सैनिक सेवा को लागू कर देता है। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कम्युनिस्टर्न यानी कि कम्युनिस्ट के विरोध में समझौता होता है। 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करता है। हिटलर ने विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। हिटलर विस्तारवादी नीति चाहता था, यानी अलग अलग जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उसको अपनाना चाहता था। ठीक है, हर देश की ये मंशा होती है। तो उस विस्तारवादी नीति में सबसे पहला जो राष्ट्र था, सबसे पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना, जिसकी राजधानी वियना है। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोध नीति का अर्थ यहूदी विरोध नीति थी, यानी यहूदियों को बहुत ही मारा करता था, बहुत यहूदी को ये मारा भी था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अंत में आत्महत्या कर लेता है। जापानी साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। आज का जो जापान है पहले किस तरह से हुआ करता था उसके बारे में। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ, यानी कि जापान जब पूरी तरह से साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा था, उस विस्तार रूपी जापान के साम्राज्यवादी व्यवस्था में चीन सबसे पहले शिकार होता है। चीन को सबसे पहले वो अपना अंडर में लाता है। जो आज चीन दिख रहा है वो पहले जापान के अंदर था, जापान के अधीन था। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध में उसके ऊपर बम पटका जाता है। बम पटकने के बाद वो पूरी तरह से मतलब कि बर्बाद हो जाता है। उसी बर्बादी के कारण ये सब डर के पूरी तरह से उस सब क्षेत्र छोड़ के फिर जापान में सीमित हो जाते हैं ये लोग। नहीं तो जापान बहुत ही प्रभावशाली राष्ट्र हुआ करता था।
1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग पर जापान के द्वारा व्यापार के लिए खोला था। 1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान के द्वारा अमेरिका व्यापार के लिए खोला था। यानी कि अमेरिका और जापान के बीच में व्यापार का जो रास्ता है अमेरिका के नाविक पेरी के द्वारा शुरू की गई थी। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। यानी कि मुत्सुहितो नाम का एक व्यक्ति था जिसमें जापान को मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी जाती है। 1905 में जापान रूस को हराया था। यानी कि 1905 में जापान ने रूस को भी हराया था। ठीक है, जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि से समाप्त हो जाती है। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर देता है। 22 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग देती है, जो कि यूएनओ की सदस्यता है उसको त्याग देता है। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। पीत आतंक का संबंध जापान से है, जो कि प्रश्न कभी कभी रेलवे में पूछ दी जाती है कि पीत आतंक का संबंध किससे है, तो जापान से है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। विश्व युद्ध जब हुआ था तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हुआ करते थे, तो धुरी राष्ट्र का साथ किसने दिया था, तो जापान ने दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया। 2 तरह का बम गिराया था। सबसे पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। वही जर्मनी जो कि हिटलर था, और हिटलर ने पोलैंड पे जब आक्रमण करता है यही कारण बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा की। इसी के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इस देश में 61 देश भाग लिए थे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिए थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी की पोलैंड पर आक्रमण है। अच्छा प्रश्न बन सकता है। छोटा प्रश्न अगर द्वितीय विश्व युद्ध से पूछा जाए तो इसका कारण पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रेमले के नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। वही वर्साई की संधि के तहत उसको बताया गया था कि वो हथियार नहीं बनाएगा, निशस्त्रीकरण की नीति अपनाएगा। इसको तोड़कर वो सब पूरी तरह से इसके उल्टे में काम करने लगा था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू होती है। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ करता था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बाराबोसा कहा जाता है। ऑपरेशन बाराबोसा का संबंध क्या है, तो जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की जो योजना बना रहा था उस योजना का नाम ऑपरेशन बाराबोसा है। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुई। जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। रूस की सेना जर्मनी को पूरी तरह से हरा देता है। कब, 1943 में। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली में प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। यानी कि जर्मनी के तरफ से जो युद्ध लड़ रहा था वो इटली लड़ रहा था। ठीक है। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला कर दिया था। अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होता, लेकिन जापान के द्वारा पर्ल हार्बर जो नौसैनिक अड्डा था, अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान हमला कर देता है। और इसी हमले के विरोध में जापान पूरी तरह से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदता है। और इसी कूदने के बाद वो उसके ऊपर बम भी पटकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति के पद में 4 बार चुने गए। 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिसने 2 बार से ज़्यादा पद की शोभा बढ़ाई। इसका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अभी भी बता दें कि अमेरिका में 2 तरह की पार्टी है। एक पार्टी है
जो डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनका संबंध बराक ओबामा की पार्टी, जो भी बराक ओबामा के बारे में ज़्यादातर आप लोग जानते हैं, बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे। 2 तरह की पार्टी वहाँ पे अभी भी चलती है। इंग्लैंड का शानदार अलगाववाद की नीति के विचारक सेवरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्मनी के ऊपर आरोपित की गई थी बहुत सी बातें। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मनी सेना परास्त हो जाती है। 7 मई 1945 को इसे आत्मसमर्पण कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम गिराया। इसमें मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने का अंतिम देश जापान था, यानी कि मित्र राष्ट्रों में पराजित होने वाला अंतिम जो देश था वो जापान था। ठीक है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यानी यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नाम का बम गिराया, जो कि प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया गया था। यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त का आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, वह जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यादों की खड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया और जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। द्वितीय विश्व युद्ध जब होती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना की जाती है, ताकि फिर से तीसरे विश्व युद्ध न हो, यानी कि जो भी देशों को प्रॉब्लम हो, यूएनओ एक नाम की संस्था बनाई गई। और उस संस्था का सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमेशा हर 10 साल या 15 साल पे युद्ध हो जाती थी। इस युद्ध को रोकने के लिए, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध न हो, इस चीज़ को रोकने के लिए यूएनओ बनाई गई। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। 3 वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि भारत जो वो विश्व इतिहास को समेट दूँ। विश्व इतिहास का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। और लूसेंट के बारे में धीरे धीरे लूसेंट की जो सीरीज शुरू होगी, लूसेंट की सीरीज पहले थ्योरी की सीरीज शुरू होगी, इसके बाद ऑब्जेक्टिव की सीरीज शुरू होगी। धीरे धीरे बिहार एसएससी की भी प्रैक्टिस सेट लाई जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।